हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ना कुछ काम करती है। इंडस्ट्रियल काम करेगी या कमर्शियल एक्टिविटी करेगी। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कोई काम करना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ना कोई गुड या सर्विस बनाती है ताकि वो मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर कैरिंग ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, एक सेटअप होता है जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करता है जिसको बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस मतलब कोई भी ऐसा काम करना जो सेल परचेज से रिलेटेड हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ गई बात? It may be owned and controlled by a single individual or a group of individuals who have entered into a formal or informal agreement to jointly conduct the business. ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन बी ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है सोल प्रोप्राइटर, उसके नाम पे भी हो सकती है, या ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पे भी हो सकती है जो आपस में फॉर्मल या इनफॉर्मल एग्रीमेंट से काम कर सकते हैं। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मालिक एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा तो उनमें आपस में एग्रीमेंट भी हो सकता है। समझ गए ना बात? रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट। अब आ जाता है डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू व्हीलर, अ बिजनेस undertaking is a concern, company or enterprise which buys and sell, is owned by one person or a group of persons and is managed under specific set of operating policies. तो ये कहते हैं कि एक बिजनेस अंडरटेकिंग या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एक ऐसी एंटरप्राइजेज है जो कि बाय या सेल करती है चीज़ों का या फिर सर्विसेज का। और इसको ओन कौन करता है? एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं जो इसको मैनेज करते हैं। और ये अपनी स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाई होती है कंपनी की, उसी के हिसाब से कंपनी को चलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू LH हनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए लाई गई होती है। इट इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पजेस। बेसिकली वो कहते थे कि ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट्स का अकम्पलिशमेंट है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं जो हारमोनियसली मिल के काम करते हैं। और कंपनी जैसे एक कंपनी है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी, कई डिपार्टमेंट है। वो इकट्ठे डिफरेंट पार्ट्स हैं कंपनी के, वो इकट्ठे मिलेंगे तभी कंपनी आगे जाएगी ना। तो बेसिकली ओवरऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाय एंड सेल या प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज का और उसे मार्केट में बेच के पैसा कमाता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा इसका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आऊँ कॉमर्स का। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और टॉपिक का नाम है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, खासियत क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेपरेट आइडेंटिटी। इनकी जो आइडेंटिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, वो सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल, सुजुकी कंपनी का hyundai कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो सेपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पेप्सी का कोका कोला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना आपस में तो है, मतलब कॉम्पिटिटिव फर्म्स तो हैं ही आपस में, मगर कह रहा हूं कि इनकी सेपरेट आइडेंटिटी है। समझ गए बात? तो इसको मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी। हर एक बिजनेस अंडरटेकिंग अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी रखता है। इट हैज डिस्टिंक्ट नेम एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस। उनका नाम अलग अलग होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का या बिजनेस कंपनीज का नाम अलग अलग होगा और उनकी एग्जिस्टेंस भी सेपरेट होगी। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर अंडरटेकिंग्स। अगर किसी के एसेट्स हैं, पेप्सी कंपनी के एसेट्स हैं, तो जो पेप्सी कंपनी के एसेट्स हैं वो कोका कोला कंपनी के थोड़े ना होंगे। उनके एसेट्स भी अलग अलग होते हैं और उनकी लायबिलिटीज भी अलग अलग होती हैं। अगर एक कंपनी ने लोन ले लिया, वो दूसरी कंपनी थोड़ी ना भरेगी। इट्स अकाउंट्स आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द पर्सन्स हु ओन इट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो
उनको ओन करते हैं मे बी उनके अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो शेयर होल्डर भी तो ओनर ही होता है ना। तो जो कंपनी का अकाउंट है वो डिफरेंट है और जो मेरा जो पर्सनल बैंक अकाउंट है वो डिफरेंट है। समझ गए ना बात। तो बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंट ओनरशिप। ओनरशिप जो होती है इसकी इंडिपेंडेंट होती है। कैसे? अ बिजनेस अंडरटेकिंग इज ओन्ड बाय पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट्स इट्स कैपिटल। तो बिजनेस ओनर कौन होता है? वो होता है जो अपनी जो क्या कहते हैं जो पैसा डालेगा बिजनेस में, जो बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसा डालेगा, जो बिजनेस को चलाने के लिए पैसा डालेगा, जो बिजनेस को खोलने के लिए पैसा डालेगा, उसी की ओनरशिप मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नया बिजनेस खोल रहा हूँ, मेरे साथ जिन जिन पैसे मेरे फ्रेंड्स ने या जान पहचान वालों ने पैसे डाले, तो उन्हीं सबके पैसे की वजह से बिजनेस चलेगा ना। तो वो कौन होंगे? कंपनी के ओनर्स होंगे। तो जो कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनी उन्हीं के हिसाब से चलेगी। द ओनर्स में बी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। अब ये जो ओनर्स हैं वो प्राइवेट बंदे भी हो सकते हैं या सरकार भी ओनर हो सकती है। एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग दस हैज एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप। तो हर एक बिजनेस जो अंडरटेकिंग है उसका कोई ना कोई जो ओनर होता है वो तो होता ही होता है, कोई ना कोई तो ओनर होते ही है ना उसके। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट ओनरशिप का पॉइंट था ये। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो एक टाइप की इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकती हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट किस टाइप की होगी वो किस पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, जो सरकार ने बिजनेस रूल्स बनाए हुए हैं, कमर्शियल लॉज बनाए हैं, उसके हिसाब से, साइज के हिसाब से या लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी अलग अलग मैनेजमेंट सेटअप होगा। बट एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। हर एक बिजनेस की जो मैनेजमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक ही ओनर होता है, वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करेगा, अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। पार्टनरशिप है तो उसमें अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगी। द मैनेजमेंट ऑफ वन अंडरटेकिंग डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ अनदर अंडरटेकिंग या अदर अंडरटेकिंग। एक कंपनी की मैनेजमेंट दूसरे कंपनी की मैनेजमेंट और कामकाज में दखल अंदाजी नहीं देती। द मैनेजमेंट ऑफ ईच अंडरटेकिंग टेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस कंसर्निंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एक कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करती, क्योंकि उनके अपने अपने कामकाज हैं, वो अपने अपने काम से ही मतलब रखती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो अब बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही ना। एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग इन्वॉल्व्स द रिस्क। हर एक बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। और प्रॉफिट उसी को मिलेगा जो रिस्क लेता है। बिजनेसमैन को रिस्क होता है तभी तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। द रिस्क ऑफ एन अंडरटेकिंग इज बोर्न बाय ओनर्स, दो सम ऑफ द रिस्क मे बी कवर्ड थ्रू द इंश्योरेंसेस। तो जब भी कोई ओनर पैसा लगाता है, जब भी बिजनेस का ओनर पैसा लगाता है तो वो रिस्क पे रहता है। ठीक है, कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। उस रिस्क में से कुछ रिस्क जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं और कुछ रिस्क जो होते हैं वो अनइंश्योर्ड होते हैं। तो फिर भी जो अनइंश्योर्ड पार्ट ऑफ रिस्क है वो तो लेता ही है ना, इसलिए उसको प्रॉफिट भी होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कंपनीज होती हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट बिजनेसमैन इसको ओन एंड कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। तो ये कंपनियां ओन मतलब मालिक कौन होते हैं? प्राइवेट बंदे। कंट्रोल कौन करते हैं? प्राइवेट बंदे। और फाइनेंस भी कौन करते हैं? पैसा कौन डाल के इसको चलाते हैं? प्राइवेट बंदे। देयर इज नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन देम। इसमें सरकार का कोई पार्टिसिपेशन, कोई लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल्स हैं टाटा मोटर्स, रिलायंस, एप्पल, गूगल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब मेन फीचर्स या मेन करेक्टरिस्टिक्स या इसकी खासियत क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है, हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। मतलब पूरा का पूरा प्राइवेट ओनरशिप, मालिक भी प्राइवेट ही होते हैं और कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर का ही होता है। अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। उनका मालिक भी कौन होगा? प्राइवेट बंदा होगा और पूरा प्राइवेट बंदा ही उसको ओन एंड कंट्रोल करेगा। इट मे बी ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जॉइंटली। एक बंदा भी मालिक हो सकता है और एक से ज्यादा मालिक भी हो सकते हैं। व्हेन ओन्ड बाय वन पर्सन इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक ही इंसान मालिक है उसका तो उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ पीपल या जॉइंटली ओन करते हैं कई लोग
A group of persons may jointly own the firm in the form of joint Hindu फैमिली बिजनेस. अगर पूरी फैमिली ओन करती है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया. पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है. कुछ भी हो सकता है, मगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा. प्राइवेट बंदे ही ओनर होंगे और वही मैनेज करेंगे और वही फाइनेंस करेंगे. सरकार का बीच में कोई लेना देना नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट मोटिव. अब प्राइवेट बंदे हैं तो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे ना. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए तो खुली है कंपनी, ठीक है ना. प्रॉफिट्स प्रोवाइड द रिवार्ड फॉर रिस्क एज्यूम्ड एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल. बेसिकली प्राइवेट जो सेक्टर है वो काम किस लिए खोलता है? प्रॉफिट के लिए. अब प्रॉफिट होएगा तभी तो मतलब वो आगे सर्वाइव कर पाएगा ना. प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? मोर ओवर जो प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है जो रिस्क लेता है. रिस्क लेने के लिए ही तो जो उसने अपनी कैपिटल लगाई है, रिस्क लिया है, उसी वजह से तो उसको प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट मोटिव के लिए प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो खुलती हैं. नेक्स्ट आ जाता है नो स्टेट पार्टिसिपेशन. सरकार का बीच में कोई लेना देना नहीं होगा. सरकार के ना ही पैसे पड़े होंगे और सरकार ना ही मैनेजमेंट में इंटरवीन कर सकती है, ठीक है. देयर इज नो पार्टिसिपेशन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन द ओनरशिप एंड कंट्रोल बाय अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज में वो कंट्रोल कोई नहीं होता उसका, ठीक है ना. सरकार का कोई लेना देना नहीं होता इसके अंदर. सरकार ना ही इंटरवीन कर सकती है और ना ही कुछ इसमें सरकार पैसे डाल सकती है. ना ही पैसे डालेगी, ना ही उसका मैनेजमेंट में कोई हिस्सा होगा. नेक्स्ट, प्राइवेट फाइनेंस. द कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अरेंज्ड बाय ओनर्स. प्राइवेट फाइनेंस मतलब जो भी पैसा चाहिए इस टाइप के काम को करने के लिए, जो भी पैसा चाहिए वो कौन अरेंज करता है? वो प्राइवेट सेक्टर अरेंज करता है. जो भी प्राइवेट बंदे हैं वो ही अपना पैसा डाल के ये बिजनेस खोल रहे हैं. द सोल ट्रेडर कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैपिटल ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप बिजनेस खोलना है तो जो सोल ट्रेडर है, जो एक बंदा है, उसी का पैसा डाला होगा. इन केस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स. पार्टनरशिप के केस में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उसमें कई बंदों के पैसे लगे होंगे. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रेजेस द कैपिटल बाय द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है तो उसमें शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो लाखों भी हो सकते हैं, उनका पैसा लगा होगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स का या डिबेंचर होल्डर्स का. अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कैन ऑल्सो रेज लोन्स टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स फॉर फंड्स. तो प्राइवेट सेक्टर लोन्स भी ले सकता है. लोन्स बैंक देंगे उसको, ठीक है ना. लोन्स भी ले सकता है बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, पैसे की फाइनेंशियल नीड्स के लिए वो लोन्स भी ले सकते हैं. इसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट. तो इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज मैनेज्ड बाय इट्स ओनर्स. जो प्राइवेट कंपनी है उसका मालिक कौन होगा? उसका मालिक जो होगा, जो पैसे डालेगा वही मैनेज करेगा. समझ के बाद, जिसकी कंपनी वही मैनेज करे, ठीक है. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द ओनर्स डायरेक्टली मैनेज द फर्म. जो सोल प्रोप्राइटर है वो भी अकेला बंदा है, वो अपनी कंपनी मैनेज करेगा. जो पार्टनर है वो भी डायरेक्टली अपनी कंपनी को चलाएंगे. द मैनेजमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स. जो मैनेजमेंट होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो डायरेक्टर्स चलाते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कहते हैं वो चलाते हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग्स होती है, हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स में सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्यादा शेयर है वो अपने आप को खुद को ही वोट करता है. तो जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आके वो कंपनी को मैनेज करता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए. और नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक टॉपिक. चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक का नाम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पब्लिक सेक्टर जैसा कि नाम है, दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है. तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको PSU कहा जाता है, वो कंपनी होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको सरकार ओन करती है. सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर एस अंडर. इसकी जो मेन खासियत है, फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो नीचे दी हुई हैं. सबसे पहले स्टेट ओनरशिप. मालिक कौन होता है? सरकार. पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और सम पब्लिक अथॉरिटी. इनका मालिक कौन होता है? सरकार या सरकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल. द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट. इनका अल्टीमेट मालिक कौन होता है? अल्टीमेट मालिक होती है सरकार, और सरकार ही चलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,
भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये क्या है? सरकारी कंपनी है। सरकार कहती है हमने तो इनको इंडिपेंडेंट कर दिया है जी, ये इंडिपेंडेंट है, मगर जब इलेक्शन आता है तो सरकार प्राइस को कंट्रोल कर लेती है। समझ गए ना बात? जब इलेक्शन आता है तब तो सरकार प्राइस को कंट्रोल कर लेती है, प्राइस बढ़ने नहीं देती, मगर जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो प्राइस पेट्रोल और डीजल के धबाधब बढ़ते हैं, और जब सरकार से पूछने जाते हैं वो कहते हैं भाई ये तो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, हमें क्या लेना देना, मगर जब इलेक्शन से पहले प्राइस कंट्रोल कर लेती हैं। तो मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बाकी आप खुद ही समझदार हो। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। बेसिकली जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका मेन मकसद क्या होता है? सर्विस मोटिव, सर्विसेज प्रोवाइड करना। वेलफेयर मोटिव होता है, बेसिकली प्रॉफिट की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता, इसलिए ये काफी ज्यादा लॉसेस पे भी चली जाती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज टू रेंडर सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब सर्विसेज देना पब्लिक को, लोगों को, ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्व द पब्लिक इट मे इवन इनकर लॉस, और सर्विस के चक्कर में कभी कभी इन कंपनियों को लॉस भी हो जाता है, और ज्यादातर सरकारी कंपनियां लॉसेस पे ही चलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फाइनेंसिंग, इनका सारा खर्चा सरकार निकालती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द कैपिटल एंड फंड्स थ्रू अप्रोप्रिएशंस फॉर्म इन द थ्रू अप्रोप्रिएशंस फॉर्म फ्रॉम इट्स बजट। थ्रू अप्रोप्रिएशंस का मतलब ये कि जो भी पैसा सरकार इनके ऊपर लगाती है वो बजट के थ्रू आता है। सरकार बजट बनाती है ना अपना, कि इस साल इतना खर्चा करेंगे, इतनी आमदनी होगी, तो जो भी वो खर्चे की सोचते हैं उनमें में से खर्चा जो है इन कंपनियों के ऊपर करते हैं, इनको एस्टेब्लिश करने में। द गवर्नमेंट मे ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली इन कंपनियों को अपने पैरों पे दोबारा खड़े करने के लिए, अगर लॉस पे चल रही हैं तो टाइम टू टाइम लोन्स वगैरह भी दे देते हैं। जैसे सरकार ने बीएसएनएल को लोन्स वगैरह दे दिए हैं कि भाई तू अपने पैरों पे खड़ा तो है। बीएसएनएल इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली मोबाइल कंपनी थी, मतलब अभी भी है खैर, तो अब लॉस पे चल रही है क्योंकि सरकारी है। अब होगा क्या, लॉस पे लगातार लॉस पे चलती रहेगी, फिर बाद में ये अपने कोई जान पहचान वालों को बेच देंगे कंपनी सस्ते रेटों पे, और जब सस्ते रेटों पे बेचेंगे तो इसका फायदा किसको होगा? अमीरों को ही होगा, गरीबों को तो इसका फायदा नहीं होगा। आप और मैं तो बीएसएनएल को नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस करती है, इसके जितने भी खर्चे हैं वो सरकार निकालती है। सरकार चाहे तो इसका प्रॉफिट 2 मिनट में इसके ऐसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए कि इसको प्रॉफिट होने लग जाए, मगर पता नहीं, आपको पता ही है सरकारी काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसके जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है। अब उनको ओनर बनाया हुआ है, उनके खुद के पैसे तो लगे नहीं हुए। ओनर बनाया हुआ है इन द सेंस उनको मालिक बना के मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया हुआ है, उनके खुद के पैसे तो लगे नहीं हुए, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं होते, तो वो इसलिए सीरियसली इतना काम नहीं करते। द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस दैट देयर ऑपरेशंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उनको चलाता कौन है? जो रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाए उनके हिसाब से चलेंगी, मगर ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी चलाएगी। ब्यूरोक्रेसी के खुद के तो पैसे लगे नहीं होते उस कंपनी में, इसीलिए वो थोड़ा डिले इन डिसीजंस ले लेती है, जिसकी वजह से सरकारी कंपनियां लॉस पे चली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जब भी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को कुछ बात हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई परेशानी पड़ जाती है, तो पार्लियामेंट में जवाबदेही होती है। पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ की बात? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एट लार्ज फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। जो भी इनके परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स आएंगे या कोई भी काम होगा वो लोगों को, पब्लिक को जवाब दें, मतलब पार्लियामेंट में जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको जवाब देना पड़ेगा। द एनुअल ऑडिट ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स इज कंडक्टेड बाय सीएजी। जो भी इनके एनुअल ऑडिट्स होते हैं, इनका पूरा का पूरा ऑडिट होता है, वो कौन करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूरा का पूरा इनका अकाउंट का हिसाब किताब करके देखता है कि कोई बेईमानी तो नहीं हुई, ठीक है। मोर ओवर देयर एनुअल रिपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। जो उनकी साल की रिपोर्ट है कि साल में इतना खर्चा किया, इतना आमदनी कमाई, इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो खैर होता ही नहीं, इनको बहुत कम होता है, तो जितना लॉस हुआ वो स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉमर्स का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक का नाम है जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स वेयर इन द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट,
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। तो जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कंपनियां होती हैं जिसमें जॉइंट ओनरशिप होती है, सरकार भी बीच में ही होती है, प्राइवेट सेक्टर भी बीच में होता है और पब्लिक के पास भी थोड़े बहुत शेयर्स होते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर कोचीन रिफाइनरीज, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कई जो है एग्जांपल्स हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या है, खासियत क्या है इनमें? मिक्स्ड ओनरशिप, एक बंदा ओनर नहीं होता, कल्ली सरकार या कल्ला प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, मिक्सचर होता है। द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द इन्वेस्टिंग पब्लिक जॉइंटली ओन्स अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें सरकार के पास भी हिस्सेदारी होती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर के पास भी, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास भी कुछ हिस्सेदारी होगी और आम इंसान के पास भी थोड़े बहुत शेयर होंगे। नेक्स्ट, कंबाइंड मैनेजमेंट। सिर्फ सरकार मैनेज करे ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मैनेज करे ऐसा नहीं होता। सरकार के नुमाइंदे मतलब सरकार के बंदे भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर के तो होते ही होते हैं। मैनेजमेंट जो इसकी होती है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग लाइज विद द नॉमिनीज और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक। इनके नॉमिनीज चलाते हैं ये कंपनी, मतलब मैनेजमेंट शेयर करते हैं आपस में। शेयर कैपिटल, जो पैसा होता है वो किस किस का होता है? शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक में वेरी। मतलब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का जितना हिस्सा है उतना ही प्राइवेट सेक्टर का हो, उतना ही पब्लिक के पास हो, तो ये इनइक्वालिटीज तो होंगी। द मेन एम इज टू पूल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल नो हाउ ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद इसका होता है कि रिसोर्सेज को, पैसे को पूल इन करके कंपनी चलाना, पैसे को मिला के एक पूल क्रिएट करना जिससे वो कंपनी चले। तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी होता है, सरकार का भी पैसा होता है और जो छोटी मोटी पब्लिक है जिसने छोटा मोटा हिस्सेदारी खरीदी है उसका भी पैसा इसके बीच में होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा पब्लिक एंटरप्राइजेस वर्सेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉपिक का नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस वर्सेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसमें क्या डिफरेंस है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं उनका मालिक कौन होता है? सरकार। सरकार उनको ओन एंड मैनेज करती है। दूसरी तरफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ओन एंड मैनेज कौन करता है? प्राइवेट पर्सन्स। तो जो प्राइवेट कंपनी है उनके मालिक तो प्राइवेट बंदे होंगे, जो सरकारी कंपनी है उसकी मालिक सरकार होगी। दूसरा, 51% और मोर शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? वो सारी कंपनियों को भी पब्लिक एंटरप्राइजेस कहा जाता है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी या तो 51% हो या उससे ज्यादा हो, उसको भी पब्लिक एंटरप्राइजेस कहा जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें फुल शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू प्राइवेट पर्सन। सारा का सारा ही प्राइवेट होनी चाहिए, सरकार का कोई आपस में लेना देना इनके साथ नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव सरकारी कंपनी का क्या होता है? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, और प्राइवेट कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, जो भी सरकारी कंपनी है उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है उनके रिजल्ट्स के लिए या फिर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए, बट प्राइवेट कंपनियों को नो सच कंट्रोल, उनको पार्लियामेंट से क्या लेना देना। नेक्स्ट, ऑडिट डन बाय सीएजी। जो भी सरकारी कंपनी है उनका जो ऑडिट होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, उनका ऑडिटिंग होती है। मगर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? ऑडिट डन बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उनके जो प्राइवेट अकाउंटेंट्स हैं या प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो उनकी ऑडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबल टू पब्लिक। ये लोगों के लिए जवाबदेही होती है कि लोगों को जवाब देते हैं कि भाई सरकारी कंपनी ने ऐसा किया, क्यों किया, कैसे किया। दूसरी तरफ अकाउंटेबल टू द ओनर्स। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो ओनर्स के लिए ही अकाउंटेबल रहती हैं और किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं रहती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉमर्स का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। कि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में वो कितने टाइप की होती हैं। द मेन फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप इन द प्राइवेट सेक्टर आर एज फॉलोज। सबसे पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? In this form of ownership, one person provides the capital, bears all the risk and independently manages the business. इस टाइप की कंपनी में एक ही बंदा जो होता है वो कंपनी को सारा पैसा प्रोवाइड करता है, उसी का सारा पैसा लगा होता है, वही सारा रिस्क झेलता है और वही पूरी की पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है। It is the most natural, oldest, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे नेचुरल है कि अगर एक किसी भी बंदे ने काम खोलना है तो वो अकेला खोलेगा। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना,
और सिंपल तरीका है कि भाई आप अपना पैसा खोलो और छोटी मोटी कंपनी खोल लो, समझ गए बात। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक ऐसा बिजनेस जो एक ही बंदा खोलता है, उसी का पैसा लगा होता है, वही मैनेज करता है और सारा रिस्क भी उसी का ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी इसको कहा जाता है। It is a business owned and controlled by joint Hindu family which consists of father and his sons, grandson and the great grandson. बेसिकली ये टाइप ऑफ बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिलीज में होता है, जिसमें फैमिली के अंदर फादर होता है, सन होता है, और सन के सन मतलब ग्रैंडसन भी हो सकते हैं या ग्रेट ग्रैंडसन्स भी हो सकते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली की ओनरशिप रहती है। द हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता मैनेजेस द बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली एज अ होल। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो मेल मेंबर होता है, मेल एल्डेस्ट मेल, जो सबसे बूढ़ा मेल होगा, जो सबसे उम्र वाला मेल मेंबर होगा, वो पूरे के पूरे बिजनेस को चलाएगा और अपना डिसीजन चलाएगा, ठीक है, और वो पूरा का पूरा काम करता है पूरी की पूरी जो फैमिली है उसके बेनिफिट के लिए, और उसको कर्ता कहते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू हिज शेयर इन द फैमिली एसेट्स। हर एक बंदे की जो लाइबिलिटी है बिजनेस में वो लिमिटेड है, उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है बिजनेस में जितना उसका शेयर है, मगर जो कर्ता की लाइबिलिटी है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, पार्टनरशिप। इन दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप टू और मोर पर्सन्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी सम लॉफुल बिजनेस जॉइंटली एंड टू शेयर प्रॉफिट्स। बेसिकली ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ओनरशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और लॉफुल बिजनेस कोई चलाते हैं जिसमें वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, ठीक है। मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में अपने पैसा मिला के कोई बिजनेस खोलते हैं, जिसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में जितना भी उनका परसेंटेज शेयर बनता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो शेयर कर लेंगे। ईच पार्टनर इज कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड इट्स पार्टनर्स। बेसिकली ये मैंने इंग्लिश उल्टी पुल्टी लिख दी। ईच पार्टनर इज कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड इट्स पार्टनर, सही है। तो बेसिकली हर एक जो पार्टनर होता है वो कंपनी का एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके भी एजेंट की तरह काम करता है। द फर्म हैज नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द पार्टनर्स। जो फर्म है और जो पार्टनर्स हैं उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो एक ही माने जाते हैं। कंपनी मतलब पार्टनर्स, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, समझ के बात। कंपनी ने लोन लिया या पार्टनर ने लोन लिया, बात एक ही है। ईच पार्टनर इज जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म एट एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। बेसिकली जो भी कंपनी के ऊपर डेट होगा वो सारा का सारा पार्टनर्स के ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। तो आपस में उनके कोई डिफरेंस नहीं है, कंपनी लोन ले या पार्टनर लोन ले, एक ही बात मानी जाती है। द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन केस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते अगर बैंकिंग बिजनेस है, और 20 से ज्यादा नहीं हो सकते अगर अदर टाइप ऑफ बिजनेस है। मगर ये जो क्वांटिटी है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि कॉमर्स के लॉज जो है वो टाइम टू टाइम थोड़े चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा बंदों की। इट हैज अ डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, मैं इसको सही कर लेता हूँ, DISTINCT। इट हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब उसकी जो एंटिटी है, जो आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल ही अलग है, मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। कंपनी की जो सील है वो अलग है, मतलब कंपनी अपने नाम में अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। गूगल के ऊपर जो लोन है वो उसके ओनर्स के ऊपर नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो ओनर है उसके, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके ऊपर वो लोन नहीं माना जाएगा। कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी के नाम पे सेपरेटली जो है वो क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ली जा सकती है या बेची जा सकती है, कंपनी को सू किया जा सकता है या कंपनी सू कर सकती है। तो एक सेपरेट लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। देयरफॉर सच कंपनी एंजॉयज अनलिमिटेड लाइफ, क्योंकि कोई मरेगा तो कंपनी बंद नहीं होगी, तो इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है। इट्स कंटिन्यूटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ
ऑफ इट्स मेंबर्स, जो चाहे इसके मेंबर्स मरें चाहे जिए, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स. बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही लोग होते हैं जिनके पास ज्यादातर इस कंपनी के शेयर हैं. जितने ज्यादा शेयर होंगे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चुन लिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये किस टाइप की होती है? इट इज अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड with the purpose of rendering services to its members and to the public in general. Basically cooperative जो सोसाइटी है वो बनाई जाती है ताकि जो मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, या फिर जो जनरल पब्लिक है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके. इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल सेल्फ हेल्प. बेसिकली जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो म्यूचुअल सेल्फ हेल्प के लिए बनाई जाती हैं. जो मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट को देखा जाता है और जो ओवरऑल जो पब्लिक है उनके बेनिफिट को देखा जाता है. सारे मिलके आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इस कंसेप्ट पे बेस्ड है. As an incorporated association of persons, it enjoys perpetual life. क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है तो ये क्या होती है? इसकी लाइफ भी परपेचुअल होती है. मतलब ये लगातार चलती रहेगी. अगर कोई मेंबर मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी चलती रहेगी. इट हैज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड. इसकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है. ठीक है, मेंबर से डिफरेंट इसको लिया जाएगा. अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन लिया तो वो ऐसा लोन नहीं माना जाएगा कि बंदों ने लिया, जो उसके मेंबर्स हैं उन्होंने लोन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा. ऐसा किस में माना जाता है? पार्टनरशिप में माना जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में माना जाता है कि कंपनी लोन ले या बंदा लोन ले, एक ही बात है. मगर इसमें ऐसा नहीं होता. मेंबर्स के जो लोन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. मेंबर्स को और जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनको अलग अलग आइडेंटिटीज दी होती हैं. समझ के बात? कंपनी को एज ए लीगल पर्सन की तरह डील करते हैं. समझ रहे हो आप बात? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद क्या है? बनाई जाती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए. जो मेंबर्स हैं उनका बेनिफिट और पब्लिक का बेनिफिट. तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपनीज. फर्स्ट प्राइवेट कंपनी आ जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी जॉइंट हिंदू फैमिली, तीसरी पार्टनरशिप जो आपको बताया था, चौथी जॉइंट स्टॉक कंपनी आ जाती है और पांचवी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाती है. ये 5 टाइप की प्राइवेट कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं तकरीबन हर एक कंट्री में. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ. चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को चूज नहीं करना चाहिए. कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देखें तो हमें पता लग जाता है कि हमें किस टाइप की कंपनी चूज करनी चाहिए या किस टाइप की कंपनी खोलनी चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. द चॉइस ऑफ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूशियल डिसीजन बिकॉज इट अफेक्ट्स द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स. जो चूज करना है हमने कि किस टाइप का बिजनेस खोलें, ये काफी क्रूशियल डिसीजन है, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है. यही डिसीजन से पता लगता है कि जो ओनर्स होंगे उनके राइट्स क्या होंगे और लायबिलिटीज क्या होंगी. देयरफॉर द चॉइस शुड बी मेड विद अ ग्रेट थॉट एंड डेलिब्रेशन. तो इसलिए हमें जब भी कंपनी खोल रहे हैं तो हमें चूज जो भी करना है वो बड़े एहतियात से, बड़े सब्र रख के चूज करना है, क्योंकि इसके कई मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो सकते हैं और लायबिलिटीज एंड जो राइट्स हैं उन पे फर्क पड़ सकता है. ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. हर एक टाइप ऑफ कंपनी के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. हर एक टाइप की जो ओनरशिप है उनके अपने अपने फायदे नुकसान हैं. दीज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स शुड बी ड्यूली कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी हम कोई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने इस टाइप की कंपनी खोलनी है, तो हर एक टाइप की कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है. द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो. तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हमने दिमाग में रखने हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं. सबसे पहला आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस में द नेचर ऑफ बिजनेस हैज एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप. कि बिजनेस का नेचर क्या होगा, किस टाइप का बिजनेस होगा. अगर हमें ये पता लग जाए किस टाइप का बिजनेस हम खोलना चाहते हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेस के कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं. नेचर में स्मॉल स्केल पे खोलना है, लार्ज स्केल पे खोलना है, किस टाइप का काम खोलना है. तो चलिए इसमें मैंने लिखा हुआ है बिजनेसेस प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विसेज लाइक स्मॉल रिटेलर्स, हेयर ड्रेसिंग सैलून्स, टेलर्स, etc. and the professional services like doctor, lawyers, etc. depend for their success on personal attention to the customers and
personal knowledge or skills of the owners and are therefore generally organized as a proprietary concern। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, छोटी मोटी दुकानें, छोटे मोटे बाल कटाने वाली दुकानें या सैलून्स या टेलर्स या फिर जो प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, क्योंकि उनकी पर्सनल सर्विसेज की वजह से ही लोग उनकी दुकान पे जाते हैं। आप एक पर्टिकुलर जगह पे बाल कटाने जाते हैं क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर बंदा पसंद है। आप पर्टिकुलर सैलून में जाते हैं क्योंकि आपको पर्टिकुलर जो वहाँ का एम्प्लॉई है वो पसंद, इन द सेंस कि आपको उसका काम पसंद है। आप पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपको उसका काम पसंद है, वो अपनी पर्सनलाइज सर्विस देते हैं ना। तो ऐसे बंदे जो अपनी पर्सनलाइज सर्विस देते हैं उनको तो खुद ही काम करना पड़ेगा, तो उनको अपनी प्रोप्राइटरी खुद चलानी पड़ेगी, बेसिकली सोल प्रोप्राइटर बनना पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग पूलिंग ऑफ स्किल्स एंड फंड्स, दैट इज होलसेल ट्रेड, अकाउंटिंग फर्म्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, स्टॉक ब्रोकर्स एटसेट्रा आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एज पार्टनरशिप। तो वो कंपनियां जिसमें पैसे का और स्किल्स का पूल इन करना पड़ेगा, मतलब एक बंदे से काम नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल दिए टैक्स कंसल्टेंट्स, स्टॉक ब्रोकर्स या फिर अकाउंटिंग फर्म्स या होलसेल जो ट्रेड करता है उसमें एक से ज्यादा बंदों का पैसा लगता है, इसीलिए वो पार्टनरशिप में काम सही रहता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लार्ज स्केल या लार्ज साइज आर मोर कॉमनली सेटअप बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती हैं, वो प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी खुले या जॉइंट स्टॉक कंपनियां खुले या पब्लिक कंपनियां सरकार खोल ले उनको, ठीक है, वो उसके लिए सही है। तो छोटे काम अगर खोलने, पर्सनलाइज सर्विस, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर थोड़ा और पैसा चाहिए तो हमें खोलना चाहिए पार्टनरशिप। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी कंपनी खोलनी है तो हमें फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाना चाहिए या फिर पब्लिक कंपनी की तरफ जाना चाहिए। Next is size and area of operation. Large scale enterprises catering to national and international markets can be organized more successfully as private or public companies. Basically अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो जिसमें आपका पूरा इंडिया में, पूरे कंट्री में माल जा रहा है या कंट्री के बाहर भी माल जा रहा है, इस टाइप का काम सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप वाले को नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास कैपिटल कम होती है, वो लार्ज स्केल पे काम नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को ऐसा काम करना चाहिए। द रीजन इज दैट लार्ज साइज एंटरप्राइजेस रिक्वायर लार्ज फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज which are beyond the capacity of a single person or few partners। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पैसा भी ज्यादा चाहिए होता है और उनके रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा होते हैं और उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, जो कि जो सोल प्रोप्राइटर है या फिर जो फ्यू पार्टनर्स हैं उनके बस में नहीं होता। ऑन द अदर हैंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल फर्म्स आर जनरली सेटअप एज अ पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप। अगर छोटी छोटी कंपनियां खोलनी है तो सोल प्रोप्राइटर भी खोल सकते हैं और पार्टनरशिप में भी काम खोल सकते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस केटर टू अ लिमिटेड मार्केट एंड रिक्वायर स्मॉल कैपिटल। जो छोटी छोटी कंपनियां खुलती हैं वो लोकल नीड्स के सेटिस्फाई करने के लिए खोलती हैं। अगर मैंने कोई छोटा सा शेक की दुकान खोल ली तो मैं शेक कहाँ बेचूंगा, जहां पे खोल रहा है उसके आसपास वालों को ही बेचूंगा ना, या जो मेरे पास आएंगे उन्हीं को बेचूंगा ना। मैं शेक बेचने अगर मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो दिल्ली थोड़ी ना जाऊंगा, तमिलनाडु थोड़ी ना जाऊंगा, इतने बड़े लेवल पे तो काम ही नहीं है। तो जो छोटा मोटा काम है जो लोकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप या जो प्रोप्राइटर है उसी को करना चाहिए। रिस्क एंड लाइबिलिटीज आर नॉट हैवी एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय ओनर हिमसेल्फ। अगर रिस्क ज्यादा नहीं है और लाइबिलिटीज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, मैनेजमेंट जो है छोटा सा बिजनेस है, तो सोल प्रोप्राइटर खुद ही देख लेगा। देयरफॉर द ओनर लाइक्स टू बी हिज ओन मास्टर बाय ऑर्गेनाइजिंग एज सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर। बेसिकली जो छोटा बिजनेस होगा वो अपना मालिक खुद होगा, खुद का काम कर लेगा, एक आधा बंदा रख भी लेगा तो थोड़ा बहुत ही रिस्क होगा और लोकल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, खुद ही मैनेजर होगा और खुद ही ओनर होगा। समझिए ना बात। ही कैन मेंटेन फेस टू फेस रिलेशनशिप विद हिज कस्टमर्स विच इज इंपॉर्टेंट इन द स्मॉल सर्विस एंटरप्राइजेस। तो वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएगा, फेस टू फेस रिलेशन बनाएगा, जो छोटे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन्होंने मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस खोलना है या कोई प्रोफेशनल फर्म्स खोलनी है, दे आर प्रीडोमिनेंटली पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली ये करनी है तो उसको पैसा ज्यादा चाहिए तो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा। दे पूल देयर कैपिटल एंड एक्सपर्टीज टू ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल एंड टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो क्या करना पड़ेगा, वो अपने साथ दो चार बंदों को मिलाएगा, पार्टनर बनाएगा, उनके भी पैसे जोड़ेगा और उनकी स्किल्स और स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल करेगा और बड़े लेवल पे काम करेगा। तो अगर छोटी कंपनी खोलनी है तो सोल प्रोप्राइटर, थोड़ी बड़ी खोलनी है तो फिर ये आ गया मीडियम साइज में, अगर इससे भी बड़ी खोलनी है तो वो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि आपके हाथ में कितना कंट्रोल रहेगा ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टाइप की कंपनी चूज की है। अ पर्सन हु डिजायर्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रेफर्स प्रोप्राइटरशिप
rather than the company because there is a separation of ownership and management in the later case. अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा बिजनेस आपकी मुट्ठी में रहे, आपके कंट्रोल में रहे और आप फुल कंट्रोल करो अपने बिजनेस को, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज करोगे, कंपनी को चूज नहीं करोगे, क्योंकि कंपनी को तो मैनेजमेंट चलाती है। मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जो उनके कलेक्टिव डिसीजन होंगे उसी के हिसाब से चलेगी, आपकी मर्जी पे कंपनी नहीं चलेगी। In case of owner is not interested in direct personal control, but in large scale operations, it would be desirable to adopt the company form of ownership. अगर कोई बड़ी कंपनी है तो ये डिजायरेबल होता है कि भाई बड़ी कंपनी को चलाने के लिए ज्यादा बंदे चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो ज्यादा बंदे ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको लार्ज स्केल ऑपरेशन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लार्ज पैसे चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपने पैसे डालेंगे ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही कंपनी बड़े लेवल का काम अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उससे फिर हमारी मन मर्जी कम हो जाती है। अगर हम चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, अगर हम चाहते हैं हमारी मर्जी चले, सोल प्रोप्राइटर। अगर हम चाहते हैं कि चलो हमारी मर्जी ना भी चले, कंपनी अच्छी चलती रहे, बड़े स्केल पे काम चले, तो जो है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस हैव एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द चॉइस। आपके पास कितने फंड्स रिक्वायर्ड है, आपको बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है, ये भी डिसाइड करता है कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जाते हो। एंटरप्राइजेज रिक्वायरिंग heavy investment, that is iron and steel plants etc. should be organized as a joint stock company. वो सारे businesses जिसमें heavy investment चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो उस केस में joint stock company को चूज करना चाहिए। A partnership has to be converted into a company when it grows beyond the capacity and resources of a few persons. जब कोई भी पार्टनरशिप चल रही थी, अगर उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है, अगर उनको और ज्यादा बिजनेस फैलाना है, तो उनको पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन मेकिंग द चॉइस। तो ये भी देखना है कि जब कंपनी बढ़ रही है, वो और ज्यादा बढ़ना चाहती है, और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, तो भी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो चेंज हो जाएगा। मान लो मैं एक बंदा हूं, मैंने कोई बिजनेस खोला, मेरा बिजनेस बड़ा होता गया, एक टाइम पे अगर रुक जाएगा, अगर मुझे और बड़ा करना है तो मुझे फॉर्म ऑफ कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, या तो अपने साथ पार्टनर मिलाने पड़ेंगे या जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप खोलनी पड़ेगी। देयर इज अ मैक्सिमम स्कोप फॉर एक्सपेंशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी खोलते हैं तो उस केस में शेयर मार्केट में शेयर्स डाल के कंपनियां कई लाखों करोड़ों रुपया ले लेती हैं और उस पैसे को फर्दर कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। वेयर द फंड्स इनिशियली रिक्वायर्ड आर स्मॉल एंड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इज नॉट डिजायर्ड, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इज बेटर चॉइस। अगर आप चलते हो कि यार बिजनेस बड़ा ना रहे, बस जो चल रहा है वैसा चलता रहे, बस प्रॉफिट्स अच्छे रहें, तो आप या तो छोटी मोटी पार्टनरशिप में काम कर सकते हो या प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर में भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। The volume of risk and the willingness of owner to bear it is an important consideration. जब भी आप कोई बिजनेस फॉर्म डिसाइड करते हो तो आपको दिमाग में क्या रखना होता है, डिग्री ऑफ रिस्क, कि इस टाइप के बिजनेस में रिस्क कितना है, क्या रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कम रिस्क लेना चाहते हो तो अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है। A single individual may have large financial resources sufficient for a medium scale enterprises, but due to unlimited personal liability, he may not like to organize a proprietorship or partnership. सिंपल वर्ड्स में, एक बंदे के पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, मगर वो उस पैसे से कोई बड़ी कंपनी खोल सकता है, मगर वो बड़ी कंपनी खोलेगा तो सारा का सारा उसका पैसा रिस्क में रहेगा और वो रोड पे भी आ सकता है। तो उस टाइप के काम के लिए वो मीडियम एंटरप्राइजेस या जो भी खोलेगा उसमें वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पैसा मरा तो सारा का सारा उसका थोड़े ना मरेगा, उसके पास पैसा बच जाएगा ताकि वो सर्वाइव कर सके। समझ गए ना बात? ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटी एंड a large number of shareholders, there is maximum diffusion of risk in a public company. पब्लिक कंपनी में क्या होता है, एक तो शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके पास उस कंपनी का शेयर है उसको रिस्क झेलना पड़ेगा अगर कंपनी डूब गई। मगर अगर कोई पर्टिकुलर बंदा सारे पैसे अपनी से कंपनी खोलता तो क्या पता वो सारा का सारा ही कंगाल हो जाता, कंपनी ठप हो जाती। मगर अब क्या है, उसने थोड़े पैसे डाले हैं, बाकियों से भी डलवा लिए, शेयर बेच बेच के लोगों से भी इन्वेस्टमेंट्स करा ली। अब अगर कंपनी डूबेगी तो सबका नुकसान होगा ना, कल्ले उसका थोड़ा ना होगा। और
अगर वो रिस्क लवर है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जाएगा, अगर रिस्क एवर्टर है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाएगा। इफ एन एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल इज नॉट अफ्रेड ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ही और शी मे गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर वो रिस्क नहीं डरता, वो कहेगा कि मैं रिस्क लूंगा, मैं ही प्रॉफिट कमाऊंगा, और वो फिर अपनी खुद की कंपनी खोलेगा, किसी और का हिस्सा उसमें नहीं डलवाएगा। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ सरप्लस। अ सोल ट्रेडर receives all the profits of his business but he also bears all the risk। तो जो सोल ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटर है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि सारा पैसा उसी का लगा हुआ है और सारा रिस्क भी उसी का होता है। इफ अ पर्सन इज रेडी टू बियर अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी एंड डिजायर्स मैक्सिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर प्रेफरेबल। अगर बंदा बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो अगर वो चाहता है कि जितना भी सरप्लस कंपनी कमाए वो किसी और की जेब में ना जाए, मेरी जेबों में जाए, तो वो सोल प्रोप्राइटर खोल ले। या फिर चाहता है कि चलो एक दो की और जेब में चला जाए, तो वो पार्टनरशिप खोल लेगा। ठीक है ना। अगर वो चाहता है कि भाई रिस्क ना हो, प्रॉफिट में डिवाइड करने को तैयार हूं, तो वो खोलेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। टेम्परेरी एंड एडहॉक वेंचर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एज दे आर easy to form and dissolve बट दे लैक कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई भी टेम्परेरी काम खोलना है या एडहॉक काम खोलना है, शॉर्ट टर्म के लिए काम खोलना है, तो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें जल्दी कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है और ये डिसॉल्व हो जाती है। बट एंटरप्राइजेस ऑफ परमानेंट नेचर कैन बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कॉपरेटिव्स बिकॉज दे एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन। तो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, बंदा मर गया कहानी खत्म। कोई भी बंदा मर गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, या सोल प्रोप्राइटर मर गया कहानी खत्म। मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर जो कॉपरेटिव्स होते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई सडन डेथ हो जाती है या कोई एग्जिट भी करना चाहता है अपनी पार्टनरशिप को, तो भी ये जो दीज टाइप्स ऑफ जो फर्म्स हैं वो लगातार चलती रहेंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर सब्जेक्ट टू लिटिल रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अगर आप चाहते हो कि सरकार की दखल अंदाजी कम रहे, सरकार के रूल्स रेगुलेशन के झमेले में आप फंसना नहीं चाहते, तो आप कहोगे यार प्रोप्राइटरशिप खोल लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप खोल लेते हैं, सरकार का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता। ठीक है। कंपनीज एंड कॉपरेटिव्स आर ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट टू स्वीयर रिस्ट्रिक्शंस एंड हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। जो कंपनीज होती हैं या फिर जो कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनको अपने अकाउंट्स को प्रिंट भी करना पड़ता है, ऑडिट भी कराना पड़ता है, तो उनके ऊपर सरकार ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सरकार के इंटरफेरेंस से बचें, तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप खोल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सरकार का कोई चक्कर नहीं है, जितने मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कॉपरेटिव्स खोल लोगे या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लोगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। Businesses which require high degree of administrative flexibility should better be organized as a proprietorship or partnership। अगर आप चाहते हो कि आपको काम करने में फ्रीडम रहे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, तो आप किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहते, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी चाहिए, क्योंकि आप कल्ले मालिक हो, किसी का लेना देना नहीं है। या फिर पार्टनरशिप खोल लो, लिमिटेड पार्टनर है, तो आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले लेंगे। बट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इज लिंक्ड विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये है इंटरनल वर्क, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम कंपनी का होगा, इंटरनल काम, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। समझ की बात। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज मच सिंपलर एंड लेस इलेबोरेटिव देन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मगर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है और अगर कोई पार्टनर है, वो आपस में बैठ के बातें बुतें करके कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस चेंज करते रहेंगे, या कंपनी के काम करने का तरीका या फ्लेक्सिबिलिटी उसी हिसाब से वो चेंज होती रहेगी। बट अगर आपने कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरनल मैकेनिज्म चेंज करना है, तो उसके पीछे बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, इतनी आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते। समझ के बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, वो मैं अगली बार डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।